नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने पूर्णांक नामक चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब हम इससे आगे इकाई 4 जिसका नाम सांख्यिकी है, इसका अध्ययन अब हम इसमें करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन को देखते हैं, उसके पश्चात हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसी कड़ी में हम सबसे पहले सांख्यिकी के जो हमने नोट बनाए हैं अपने नोट से मैं इसके थ्योरी पोर्शन को सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन को सांख्यिकी नामक पाठ के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं कॉपी के भाग पर जहाँ से हम आप लोगों को थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके सांख्यिकी नामक चैप्टर के नोट्स बना लिए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदुएं दी गई हैं उसे हमने इस कॉपी पर अंकित कर लिया है, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें हमने हाईलाइटर के माध्यम से हाईलाइट भी किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिंदु को हम समझते हैं कि सांख्यिकी में सबसे मूल क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला नोट हमने लिखा है, आंकड़े संख्याओं की वे संग्रह हैं। यानी आंकड़े एक संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंकड़े क्या होते हैं, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आंकड़े संख्याओं के संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं प्रदर्शित करते लेते हैं। जैसे कोई जनसंख्या ले लेते हैं, जैसे 2011 में जनगणना हुई थी और तो कुछ आंकड़े उसमें लिए गए थे, और अब 2021 में कुछ जनगणना होगी तो उसमें भी कुछ आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। जैसे कि महिला पुरुष के आंकड़े हो सकते हैं, बच्चों के आंकड़े हो सकते हैं, बुजुर्गों के आंकड़े हो सकते हैं, इन्हें ही आंकड़े कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि हमने इससे पूर्व वाले भाग में हमने जनसंख्या का उदाहरण लिया, तो जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो आंकड़े एकत्रित करते हैं कि हम यह जान सके कि भारत में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है कि पता कर पाएँ कि उसमें कितना पुरुष हैं, कितना महिलाएं और कितना बच्चे, कितने बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों बिंदुएं आसानी से समझ आई होंगी। अब चलिए तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। तो तीसरे बिंदु में हमने क्या लिखा है, जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जिनसे हम प्रथम बार आंकड़े एकत्रित करते हैं, जैसे जब 2011 में जनगणना हुई थी तो हमें जो आंकड़े मिले थे भारत की जनसंख्या के, उन्हें हम प्रथम आंकड़े कहेंगे। तथा जिन स्रोतों से पहले उपलब्ध आंकड़ों से वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे हम 2011 में जो जनगणना हमें हुई थी उसी के अनुसार कुछ कयास लगा ले कि उसी के अनुसार वृद्धि हुई होगी 2021 की जनगणना में। ठीक है, तो उन्हें हम 2021 में जो हमें प्राप्त होगा उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। ठीक है, और अब तीसरा बिंदु यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तीसरे बिंदु में हमने लिखा है, प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था जनसंख्या वाला, 2011 में जब जनगणना हुई थी तो जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए थे उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। और तथा यहाँ दूसरा देखिए, वह द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। 2021 में जनगणना हुई उसमें हमें द्वितीयक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, यानी जो हमें पहली बार जनगणना हुई थी उसे हम प्राथमिक आंकड़े मान सकते हैं। यानी प्रथम स्रोत से हमें प्राप्त हुए थे, अब हम द्वितीय स्रोत से हमें प्राप्त हुए 2021 में, तो उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब देखिए अगला बिंदु हमने क्या लिखा है, आंकड़े मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं, इन्हें अवर्गीकृत अथवा कच्चे आंकड़े भी कहा जाता है। जैसे आपको कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं सबसे पहले, तो उसमें उसे हम कच्चे आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जैसे मान लिया ऐसे इस प्रकार हमें दे देता है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 860 बच्चे थे। ठीक है, ये हमने रफली लिया है, इतने बच्चे नहीं थे, इससे ज़्यादा होंगे, कई गुना ज़्यादा होंगे। 860 बच्चे थे, 920 बुजुर्ग थे और 480 महिलाएं थी। तो इन्हें हम कच्चे आंकड़े कहेंगे। ठीक है, और जब इन्हें हम किसी क्रम में लिख देंगे, जैसे हम इसको अवरोही या आरोही क्रम में लिख दें, उसे हम आगे अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनसे कोई उद्देश्यगत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनको व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि इनसे यदि कोई उद्देश्य हमें प्राप्त करना है तो इन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगले नोट में हमने क्या लिखा है, अगले नोट में है, गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण वह रीति है। हम कुछ गुण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जैसे जनसंख्या का हम उदाहरण लें तो पुरुष उसमें कितने हैं, एक वर्गीकरण का आधार ये हो सकता है। महिलाएं कितनी हैं, एक वर्गीकरण का आधार ये हो सकता है। और बच्चे कितने हैं, एक वर्गीकरण का आधार ये। और बुजुर्ग कितने हैं, वर्गीकरण का एक आधार ये हो सकता है। ठीक है, गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण वह रीति है जिसमें संकलित आंकड़ों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बांट दिया जाता है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, जैसे हम
बता रहे थे आप लोगों को कि समानता और असमानता किस प्रकार से होती है। जैसे पुरुष और बच्चों में, जैसे बच्चों में भी पुरुष और महिलाएं होती है तो उन्हें लड़का लड़की कहते हैं। तो लड़का लड़की में जैसे यदि आप पुरुष को लेते हैं तो लड़के पुरुष में जाएंगे तो लड़के और पुरुष में समानता होती है, ठीक है, और महिलाएं और बच्चों में समानता होती है। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे वाले नोट में हमने क्या लिखा है, बारंबारता वह संख्या है। अब बारंबारता से आप यहाँ पर परिचित हो रहे हैं। बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता कि आंकड़े में कोई संख्या विशेष कितनी बार दोहराई गई, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेकर आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं 2, 4, 6, 12, 2, 8, 12 और 6। तो यदि हमसे इसमें बारंबारता क्या करने को कहे तो इसमें कह रहा है कि बारंबारता वह संख्या होती है जो किसी विशेष संख्या के कितनी बार आई इसको व्यक्त करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 और 6 2 बार आया है, ठीक है, और 8 तो नहीं आया है, 12 और 12 2 बार आया है, ठीक है। तो ये बारंबारता हो गई, ठीक है। इसे हम बारंबारता कहें। 8 की बारंबारता 2 है और 12 की बारंबारता 2 है, यानी 2 2 बार आए हैं, ठीक है। तो इसी को हम बारंबारता कह देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आगे यहाँ ये वाला नोट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर आंकड़ों को सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जैसे मान लीजिए यही आंकड़े हम ले लेते हैं, जो हमें आंकड़े यहाँ पर हमने लिए थे यही आंकड़े ले लेते हैं, तो इनको हम व्यवस्थित आंकड़े कब कहेंगे, जब इसको हम या तो अवरोही या तो आरोही क्रम में लिख लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो देखिए पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, यहाँ पर 2 2 है तो डबल बार लिख लेते हैं 2 को। तो इसी प्रकार होगा 2 होगा, 2 4 होगा और 6 होगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर एक बार 6 भी है, डबल बार 6 है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, सारणीबद्ध आंकड़े कहेंगे, ठीक है, या वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे, क्योंकि हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम कौन से आंकड़े कहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। अब देखिए अगला नोट क्या है, अगले नोट में है उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षण से माप सकते हैं चर राशि कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर आप लोगों को चर की परिभाषा आगे भी बताएंगे, यहाँ पर भी बता देते हैं अलग अलग मात्रक में। जैसे हम x को यदि हम कुछ मान लें, यहाँ कोई परीक्षण मान लें, x को हम चर क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर चर कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए अगले नोट में हमें क्या कहा गया, अगला नोट है किसी संख्या की बारंबारता वह संख्या है जिसे आप पता चलता है कि आंकड़े में वह संख्या कितनी बार दोहराई गई। इसे हमने आप लोगों को एक बार बता दिया, इसको हम दोबारा लिख दें गलती से। देखिए अब आगे देखिए अगले वाले नोट में क्या कहा गया है, आंकड़ों को सारणीबद्ध कर उनकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करने को बारंबारता बंटन कहते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आप लोगों को ये उदाहरण लेकर बताया था। देखिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 12, 6 और 8 और 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे एक सारणी बनाते हैं, यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं और इसमें कुछ लिखें, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बारंबारता, ये हमने लिख दिया, आप ये समझ जाइएगा ये बारंबारता है। और यहाँ पर लिख दीजिए बारंबारता बंटन, ठीक है। और यहाँ पर कोई मतलब जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो हमें संख्याएं दी गई। तो संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, 2 लिखिए, 6 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, 8 लिख सकते हैं आप, 12 लिख दीजिए, ठीक इसी प्रकार। अब आप देखिए ये संख्याएं हो गई, इनकी बारंबारता कितनी है, 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, 8 कितना बार है, 8 भी 2 बार है, यहाँ पर देख सकते हैं ना, 8 लिख सकते हैं। 6 कितनी बार है, 2 बार, 6 भी है, और क्या है, और यहाँ पर 12 है तो 12 भी 2 बार है, तो इसकी बारंबारता 2 हो गई। अब इन्हें जिस रूप में हमने लिखा है इसे हम बारंबारता बंटन कहेंगे, ठीक है। यही हमें यहाँ पर बताया गया कि बारंबारता बंटन क्या होता है। इसी सारणी को हम बारंबारता बंटन कहेंगे कि बारंबारता में कितनी बार कौन सी संख्याएं आए हैं, बांट बांट कर लिखा गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतिम नोट हमें ये लिखा है, आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने को चित्रालेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम पाठ में आपको बताएंगे कि आंकड़े जो हमें दिए जाते हैं उसे हम पिक्टोग्राफ द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 920 बच्चे थे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ये थे बच्चे और ये थी महिलाएं, 980 महिलाएं थी और 1000 पुरुष थे, ठीक है। तो इन्हें हमें तीनों को बनाना हो यदि पिक्टोग्राफ पर, तो एक ऐसे हम अक्ष लेते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों का ग्राफ हम इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं, 920 हैं, तो यहाँ पर हम अंकित करें, या तो यहाँ पर एक्स वाई अक्ष पर यहाँ पर हम अंकित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 920 और यहाँ पर मतलब कुछ आंकड़े होते हैं, उसी अनुसार जब ये काटता है यहाँ पर तो इससे पता चल जाएगा कि 920 है। अब 980 है तो 980
इससे ज़्यादा है तो ये ग्राफ होगा, ठीक है। और 1000 उससे भी ज़्यादा है तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चे, महिलाएं और पुरुषों का जो पिक्टोग्राफ हमें मिला है, ये देख सकते हैं आप, उसका पिक्टोग्राफ हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। वही इसमें कहा गया है कि चित्रारेख द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो ये देखिए चित्रों के आरेख द्वारा हमने आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस सीरीज में हम जब पाठ पढ़ते हैं, पाठ पढ़ने के उपरांत हम पाठ को एक नज़र में देखते हैं, यानी जो बिंदु हमने अब विस्तारपूर्वक अध्ययन किया उसे हम थोड़ी जल्दी जल्दी रिपीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और अच्छी तरह से थ्योरी में समझ में आ जाए। फलतः हम क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उसी कड़ी में हम। तो देखिए जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हम जब पाठ पढ़ लेते हैं तो पूरा हम एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए, देखिए यहाँ पर एकत्र लिखा है, किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए संख्याओं के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को ये परिभाषा बताई थी कि किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के अनुपात में आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 2011 में जो आंकड़े थे महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों के, वही आंकड़े 2021 में नहीं रहेंगे, वो आंकड़े परिवर्तित हो जाएंगे। तो वही कहा गया है कि आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। अब दूसरे में क्या कहा गया है, सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि 2011 की जनगणना में यदि बच्चों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, जैसे बच्चों में महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लड़कियां कहते हैं। तो लड़कियां भी महिलाएं में आएंगी, तो महिलाएं और लड़कियों में यदि यहाँ पर देख सकते हैं सजातीय आंकड़े होने पर, यानी महिला और बच्चे जब होंगे तो उसमें से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भविष्य में कितनी महिलाएं होंगी, ठीक है। जो बच्चे होंगी वो बड़े होंगी तो महिलाएं होंगी, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आंकड़े समूह में एकत्र किए जाते हैं। जो हम आंकड़े एकत्र करते हैं, ये नहीं कि हम एक एक आंकड़े एकत्रित करते हैं, हम समूह में आंकड़े एकत्रित करते हैं। जैसे महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे, 4 प्रकार के आंकड़े हम आप लोगों को शुरू से समझाते आ रहे हैं। तो ये चारों आंकड़े हम ले रहे हैं कि समूह में आंकड़े एकत्रित करेंगे। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है। चौथे पॉइंट में हमने लिखा है आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। और हमने भी आप लोगों को जब उदाहरण लिया था तो बताया था कि 920 बच्चे और 980 बुजुर्ग और 1000 महिलाएं, इस प्रकार का कुछ हमने आंकड़ा लिया था। तो वही आंकड़े हमने इस प्रकार देख सकते हैं कि संख्याओं में ही हमने लिया था, ना कि हमने कुछ अक्षर में ABCD लिखा था, ठीक है। तो उसकी क्या लेते हैं हम, संख्यात्मक राशि में आंकड़े लेते हैं सभी, ठीक है। तो देखिए अगला नोट का पॉइंट क्या है, आंकड़े मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं। जैसा कि इसे हमने आप लोगों को थ्योरी में विस्तार पूर्वक समझाया है। अव्यवस्थित होते हैं, इन्हें परिष्कृत आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े कहते हैं। इन्हें हम कच्चे आंकड़े कहते हैं। जो हमें मूल रूप में आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें हम कच्चे आंकड़े कहते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। इसे हमने आप लोगों को बताया था कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। और प्राथमिक स्रोत से एकत्रित आंकड़ों को हम प्रथम आंकड़े कहते हैं, द्वितीयक स्रोत से एकत्रित आंकड़ों को द्वितीयक स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक स्रोत से और द्वितीयक स्रोत से प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं अगले पॉइंट में हमने क्या लिखा है। अगले पॉइंट में लिखा है अपरिष्कृत आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए 2 विधियां हैं, ठीक है। अपरिष्कृत जो हमें आंकड़े दिए गए हैं अव्यवस्थित है, उन्हें आंकड़ों को हम 2 विधियों से हम उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसा कि पहला विधि में बताया गया है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख दें, ठीक है। पहला हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। और दूसरा है आंकड़ों का वर्गीकरण करके, ठीक है। तो हम चाहे आंकड़ों का वर्गीकरण कर लें किसी दूसरे आधार पर, या हम अवरोही या आरोही क्रम में लिखकर कुछ निष्कर्ष निकाल लें। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण गुणों के आधार पर अथवा वर्ग अंतराल के आधार पर करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर क्रम से बराबर या बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम तो आप लोगों को पता ही होगा, इससे पूर्व हमने आप लोगों को ये बता दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कहीं से भी ढूंढ लीजिए या किताब से पढ़ लीजिए कि आरोही या अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। तो आरोही क्रम में हमने बताया सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं फिर बढ़ती, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है। अब देखिए इसके विपरीत अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, उसके बराबर या उससे छोटी संख्या लिखी जाती है, ठीक है। ये हो गया अवरोही क्रम। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है देखिए प्राप्त आंकड़ों से कुछ विशेष सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। आंकड़े जो हमें दिए जाते हैं, प्राप्त आंकड़े से कुछ विशेष सूचनाएं
प्राप्त करने के लिए उन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि आपको किसी आंकड़े से सूचना निकालनी है तो उसे आरोही अवरोही क्रम में लिखना आवश्यक होता है, या उसका वर्गीकरण किसी न किसी आधार पर कर लीजिए, तब आप लोगों को निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे देखिए, चित्रारेख आंकड़ों को चित्रों के रूप में निरूपित करता है। व्याख्या करके विभिन्न प्रश्नों के उत्तर निकाले जा सकते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को यहाँ बताया था चित्रारेख क्या होता है। यहाँ पर हमने आप लोगों को एक उदाहरण से समझाया था कि बच्चे, महिलाएं, पुरुष तीनों का आंकड़ा हमने लेकर आप लोगों को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ बनाकर आप लोगों को दिखाया था कि पिक्टोग्राफ बनता कैसे है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे ही आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, दंड आरेख का मतलब होता है, इन्हें एक पिक्टोग्राफ यहाँ पर हमने आप लोगों को बनाया था, ये दंड आरेख है। ठीक है, ये दंड आरेख है और आप कुछ विभिन्न सूचनाएं लेकर आप दूसरे प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, यही कहा गया है उसमें कि दंड आरेख बनाकर भी सूचनाएं हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक दंड आरेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई व दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक दंड की लंबाई वांछित सूचना दर्शाती है। दंड आरेख के लिए आंकड़ों की संख्या की दृष्टि से पैमाना लेना चाहिए। इस प्रकार हमारा थ्योरी एक फास्ट रिवीजन हो गया। सारी की सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न जो आपको दिए गए होंगे 4A जो भी एक्सरसाइजेज होंगी उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।